हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। जिस प्रकार से कोरोना को हराने के लिए सरकार बूस्टर डोज लगा रही है, वैसे ही मैथ में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपके लिए स्पेशल लाया गया है मैथ का बूस्टर डोज। क्या इस बूस्टर डोज के लिए आप तैयार हैं? एकदम तैयार हो जाइए और देखिए कि आज का कैसा कैसा क्लियर क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। क्या इन प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो आइए देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मतलब दो अगर आपके सामने परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और दूसरा भी परिमेय संख्या ही है, तो इनके बीच परिमेय संख्याओं की कितनी संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, अनगिनत, अनेक, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मतलब परिमेय संख्याओं की संख्या पूछा तो मेरा राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा अनंत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या यह जवाब आपको पता था? जवाब अगर पता था तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। क्या इसका जवाब आप सब दे सकते हैं? एक बार दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। काफी अच्छा क्वेश्चन और ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या मेरे पास अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है। सेम इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि दूसरा अभाज्य संख्या 5 है और अगर आप इन दोनों का निकालना चाहते हैं एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, तो दो संख्या अगर अभाज्य है तो उसका महत्तम समापवर्तक हमेशा और हमेशा 1 होगा। 1 के अलावा कोई महत्तम संख्या हो ही नहीं सकता है। मतलब यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या यह सही जवाब आप दे पाए थे? अगर दे पाए थे तो आप पूरा काउंट करते रहेंगे आज के इस पूरे सेशन में कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाते हैं। कमेंट में लास्ट में जरूर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, यदि विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन एंड इक्वल r लेस देन b और r इक्वल टू 0 हो तो एचसीएफ a और b। मतलब आपसे एचसीएफ पूछ दिया गया है इस क्वेश्चन में, वो भी a और b का। तो यहां पर समझिए कि भाग एल्गोरिथम में ए जो होता है इसको हम कहते हैं भाज्य और बी जो होता है यह कहलाता है भाजक, इसको हम कहते हैं भाजक। तो अब भाज्य और भाजक के बीच आपसे एचसीएफ पूछा है, जबकि आर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर R 0 हो जाता है मतलब R जो होता है वो शेष होता है, तो शेष अगर कभी भी 0 आ जाता है तो इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कॉमन होगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या आपके पास 25 है और इनका अगर आप गुणनखंड करेंगे मतलब इसको भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, R का वैल्यू 0 आ गया। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका महत्तम समापवर्तक 5 और 25 का क्या होगा? 5 होगा। मतलब जो संख्या न्यूनतम संख्या होती है वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो A और अगर B की बात करें तो A और B में B जो होता है, माफ कीजिएगा, ए जो होता है ये न्यूनतम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, अर्थात तीसरे का हम जवाब बताएंगे आपको, ए इज राइट आंसर। क्योंकि अगर R 0 होता है तब, R 0 नहीं होता है तो इसके आंसर अलग हो सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर में जो है इस प्रकार, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक अगर 182 है तो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 26 और 91 का बता देना है। अब ये देखिए ये किस कॉन्सेप्ट से बनता है। इसका कॉन्सेप्ट है कि जो आपके सामने संख्या है, एक मेरे पास संख्या है 26 और एक संख्या मेरे पास है 91, तो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के समान होता है। तो एलसीएम इसका कितना है? 182, तो 182 और इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का गुणनफल ले लेते हैं। ये दोनों जो होगा आपस में बराबर होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए।
जैसे 91 से आप 182 को 2 बार में कटा सकते हैं, और 2 से अगर आप 26 को कटाते हैं तो ये कट जाता है 13 बार में। मतलब एचसीएफ उन संख्याओं का हो जाएगा जो हो जाएगा 13। मतलब इस क्वेश्चन में 13 देखिए, तो मिला आपको ए ऑप्शन में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। सारे सवाल बिहार बोर्ड के परीक्षा समिति के देखरेख में तैयार किया गया है, एकदम क्वेश्चन को ना छोड़ें और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जरूर जोड़ने का प्रयास करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। 5वां, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय समझ लीजिए, तो परिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए √7 है, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। √2/√7 ये भी आपके सामने गलत होगा, क्योंकि परिमेय चुनना है आपको, ये भी अपरिमेय है। सी भी अपरिमेय है, लेकिन डी वाले को ध्यान से देखिए। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, जबकि 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आपका निकल गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6ठा प्रश्न स्क्रीन पर, और ऐसे क्वेश्चन का तो धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग, हमें पता है ये बात। 6 नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपको इसका आंसर बताना है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px = x² + x + 1 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए। अब देखिए 1/α + 1/बीटा, ये जो आपके सामने है इसको आपस में जोड़ बना लीजिए। जोड़ बनाएंगे तो नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा अल्फा × बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फा + बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा कहलाता है मूलों का योगफल, और मूलों के योगफल की अगर बात करेंगे तो मूलों का योगफल होता है -b/a। अब -b देखिए कितना है, तो b के जगह पर आपको मिल रहा है कितना, 1, तो आपका हो जाएगा -b, और a कितना है, तो a आपके सामने है 1, बटा में ना लिखे तो भी काम चलता है। और अल्फा × बीटा ये कहलाता है मूलों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है c/a, और c/a देखें तो c के जगह पर आपके सामने 1 है और a के जगह पर आपके सामने 1 है, अर्थात इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा -1, और ये दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। 6ठे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी किताब जल्दी से उठा लीजिए, कॉपी कलम का प्रयोग जरूर करें। आज के इस सेशन में मजा आने वाला है, सारे क्वेश्चन मजेदार और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं आपके सामने। द्विघात समीकरण px = x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। अब देखिए इसका शून्यक ढूंढना काफी आसान है, आपको शून्यक ढूंढने का एक जनरल तरीके से और स्पेशल ट्रिक बताते हैं। चलिए 2 बॉक्स आप सबसे पहले बना लेंगे शून्यक के लिए। 2 बॉक्स बनाने के बाद आपको करना यह है कि इसमें कंडीशन लागू कीजिए। 2 अंक ऐसा सोचिए कि गुना करें तो आ जाए 6, और उनको अगर जोड़ें, चूंकि यहां देखिए प्लस का चिन्ह है, तो आपके सामने 5 आ जाना चाहिए। तो ऐसा अंक मिलेगा हमें 1 3, और 1 मिल जाएगा हमें 2। ये तो समझते हैं, 3 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, आपके सामने 5। अब आपके सामने यह जो -5 है, इसका मतलब इसे माइनस में लाना है, अर्थात जो आपके सामने यहां पर चिन्ह आ चुका है उसमें -5x कैसे आएगा, -5x कैसे आएगा, तो आपको इसके लिए हम बता दें कि जो यहां पर आपके सामने अंक मिल गए, ये जो आपके सामने 7वें में अंक मिले हैं, यही आपका जो हो जाएगा, इसका माइनस लाने के लिए दोनों का चिन्ह आपको माइनस कर देना होगा। और माइनस जैसे ही करते हैं तो मेरे कथनानुसार, ट्रिक के अनुसार, इसका चिन्ह आप प्लस कर दीजिए। अगर चिन्ह माइनस में है तो प्लस कीजिए, प्लस में है तो माइनस कीजिए, और जो आपके सामने अंक मिल गया वही आपका आंसर होगा। द्विघात समीकरण का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है 8वें नंबर में। 8वें का जवाब एक बार सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब द्विघात बहुपद का सूत्र याद कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x, और उसके प्लस में होता है अल्फा × बीटा। अब ध्यान से देख लीजिए, x² जैसे है वैसे छोड़ दिए। अब उसके बाद अल्फा + बीटा, मतलब मूलों का योगफल जो दिया गया है आपके पास 5, अर्थात ये हो जाएगा 5x, देख सकते हैं।
और उसके बाद आपके सामने प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कहलाता है मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 12। अब देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ये किस ऑप्शन को मिलता है, तो ये आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी को। मतलब यहां पर मेरे इस 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नवा देखते हैं, नवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि समीकरण 5x माइनस 3y इक्वल टू 2 में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। दम आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए दम आसानी से बनेगा। x का मान 1 रख दीजिए इस समीकरण में, तो x का मान 1 रखेंगे तो 5x इंटू 1, उसके बाद है माइनस 3y और उसके बाद आपके पास है 2। अब 5 और 1 को क्रॉस करेंगे 5 होगा, यहां बचा हुआ है माइनस 3y, 2 पहले से है। अब 5 को LHS से RHS में भेजते हैं तो माइनस में आ जाता है, और इस तरीके से आप यहां से y निकालते हैं तो आपको आ जाता है 1। क्योंकि इधर भी माइनस 3 आएगा और इधर भी माइनस 3 आएगा, दोनों कटा देंगे तो 1 आएगा। और ये दिख गया किस ऑप्शन में, बी में, मतलब 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लगाने वाली है, देने वाली है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 तथा 6x प्लस ky इक्वल टू 10 के अनगिनत हल है। अब देखिए अनगिनत हल का कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। अनगिनत हल के कंडीशन जो होते हैं उसमें a1/a2 मान होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होते हैं c1/c2। लेकिन दो ही से मान आपके निकल जाते हैं। a1 a2 चुन लीजिए, a1 का वैल्यू आपके पास 3 है और उसके बाद a2 का वैल्यू आपके पास 6 है, इक्वल टू b1 b2 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू हमारे पास 4 है और उसके बाद b2 का वैल्यू यहां से देख लीजिए तो k है। अब इसमें क्या करें, आप कैलकुलेशन कर लें। 3 से अगर 6 को कटाते हैं 2 बार में कटता है, ऊपर कुछ नहीं तो 1, और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k का वैल्यू आता है 4, और ये दिया गया किस ऑप्शन में, सॉरी 4 दूनी 8, माफ कीजिएगा, ये आपका जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 और 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब 8 किस ऑप्शन में, ये मिला आपको सी में, मतलब चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 11 देखते हैं। 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। 3 कंडीशन याद कीजिए। 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब d 0 के बराबर होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर d लेस देन 0 हो, छोटा हो अगर 0 से, तो मूल अवास्तविक होते हैं, मतलब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है केवल इस कंडीशन का, तो मूल वास्तविक और असमान अर्थात वास्तविक और भिन्न होंगे, और यह मिला हमें ऑप्शन नंबर ए में। इस 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 12 आ गया है स्क्रीन पर। 12 का जवाब, 12 तो दम हिला के रख देंगे सभी लोग आग लगा देंगे, हमें पता है 12 का तो जवाब सब लोग देंगे। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के विविक्तर का मान, विविक्तर अर्थात विवेचक, विवेचक का सूत्र होता है d, और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान लिख लीजिए, b का वैल्यू देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4ac, a और c को गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, टोटल वैल्यू -3 आया, और ये मिला आपको ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 13 देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का सब लोग प्रयास करेंगे। यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। अब देखिए सार्व अंतर निकालना कितना आसान है, कितना आसान है समझेंगे। आप यहां क्या करेंगे, n के जगह पर 1 2 3 ऐसे करके रख देंगे। अगर 1 रखेंगे तो आपको पहला पद a1 मिल जाएगा, और 1 जब n का वैल्यू इक्वेशन रखेंगे तो 3 × 1 + 5 टोटल 8 हो जाएगा। अब a2 2 रख दीजिए n के जगह पर, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5, ये हो जाता है 11। अब क्या करते हैं, a2 में से a1 घटा दीजिए तभी तो आपको d मिलेगा, तो 11 में से जब 8 घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और ये मिला है ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 14 आ गया है क्वेश्चन। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में मजा आने वाला है, सारे लोग को वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस सेशन का मजा उठा सकें। यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 और पदांतर
सार बनता है जिसको हम डी कहते हैं, ये 5 हो तो प्रथम 15 पदों का योगफल होगा। अब 15 पदों का योगफल कैसे निकलेगा? तो 15 पदों का योगफल का मतलब एस 15 आपको निकालना है यहां पर। अब इस 15 का सूत्र n/2, n सबसे पहले होता है, मतलब होता है 15/2 सबसे पहला काम, और उसके बाद होता है 2a, a का वैल्यू देख लीजिए कितना है, प्रथम पद आपके सामने a अर्थात 2 आ गया। फिर उसके बाद होता है प्लस n-1, n के जगह पर 15 है, 15-1 करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, और उसके गुना में d का मान आपके पास कितना है, 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहां से मेरे पास 15/2 जैसे वैसे रह गया। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये देखिए 15 और 14 और 5 में गुना करेंगे तो 14 पचे हो जाता है आपका 70। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। यहां पर पहले से है 15/2 और उसके गुना में है 70 और 4, ये हो जाता 74। अब 2 से कटा लीजिए तो 3 दूनी 6 कटा और 7 दूनी 14, 37 कटा। 37 और 15 में गुना कर लेंगे तो 37 और 15 में जब गुना करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा लगभग 555। ऑप्शन ए इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 14 का। चलिए 15 आ गया है स्क्रीन पर, 15 का जवाब जानेंगे हम लोग। आपको बताना है कि 1 2 3 प्लस 100 का योगफल होगा। तो ये देखिए प्राकृत संख्या है, और प्रथम प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र हम आपको बता चुके हैं, वो होता है n × n+1/2। अब n की जगह पर आपके सामने कितना है, यहां 100 है, 100 वैल्यू रख दीजिए। 100 वैल्यू जैसे रखेंगे आपको निकलेगा, तो पहले 100 और उसके गुना में 100 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101 और बटा में 2। अब 2 से 100 को घटा लीजिए, 50 बार में कटा, और 50 से 101 को गुना कीजिए, आपके सामने आंसर आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50-50, 1 से लेकर 100 तक गिनती का योग। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 16 आ गया है क्वेश्चन, 16 का जवाब जानेंगे। ये एकदम ट्रिकली क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो हम घबराए नहीं, डगमगाए नहीं, क्वेश्चन को एकदम बना दें। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। देखिए पहले कोई भी त्रिभुज तब होता है जब इस दो भुजाओं का योग का जो मान है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। एकदम परफेक्ट है ये। तो देखिए 6 और 7 जब जोड़ेंगे तो 13 होगा, मतलब 13 जो है इस 13 वाले के बराबर हो गया, मतलब ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। मतलब मेरा यहां राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज संभव नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 17 का जवाब सभी लोग एक बार, सभी मेरे प्यारे, देने का प्रयास करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो है वो 2:3 में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संगत के बारे में आप जानते होंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। मतलब यहां जो आपके सामने संगत भुजाएं हैं इसका वर्ग कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 दिया गया ऑप्शन सी में। 17 का राइट आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर सी। 18 देखते हैं। 18 का जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज है, और इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। एडी प्लस बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर, मतलब एडी प्लस बीसी अगर है तो आपको एडी स्क्वायर बराबर बताना है। मतलब एडी इसमें मान लीजिए ऐसे बीच में लाइन खींच दी है, तो इस एडी का जो स्क्वायर है, इस एडी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। तो ये आपके सामने जो होगा कोई एक भुजा, जैसे एक भुजा का मतलब इस अर्ध भुजा, जैसे ये जो आपको अर्ध भुजा दिख रहा है यहां पर, इस अर्ध भुजा के मान के वर्ग के 3 गुना होता है। ये एक प्रमेय है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 3CD², और ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 देखते हैं। 19 और 20 एक साथ क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग, इसका जवाब देंगे। क्या फर्क पड़ता है, तो एकदम 10 भी क्वेश्चन आ जाएगा, डटे रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब चक्र, इस तरीके से चतुर्भुज अगर हो, जिसके ऊपर है चतुर्भुज हो, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 20 देख लेते हैं। चित्र में, चित्र अभी आगे आने वाला है, उसमें आपको बताना है। 2 त्रिभुज है,
ओडीसी और ओबीए ये दोनों समरूप हैं। कोण सी डीओ 70 है, बीओसी 115 है, तो डीओसी का मान बताना है। याद रहे डीओसी का मान बताना है आपको। चलिए चित्र आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अब इसका जवाब देने का हम सभी प्रयास करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमको बताना क्या था, डीओसी मतलब ये एंगल आपको बताना है। अब इस एंगल का मान काफी आसान है, ये सीधा एंगल जो है, ये वाला जो एंगल आपके सामने है देख लीजिए। अभी इसके पहले जो आपके सामने था, इसमें निकालना क्या था, निकालना था डीओसी। यहां देख सकते हैं डीओसी, तो डीओसी अगर निकालना है तो डीओसी बता दीजिए, अर्थात ये एंगल आपके सामने जो है, ये एंगल, इस एंगल को बता देना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। एक सीधा लाइन पर है, देख सकते हैं सीधा लाइन पर है, तो मतलब 180 में से आपको घटा देना है 115, और जैसे ही घटाएंगे आपके सामने आंसर मिलेगा। और 180 में से अगर 115 को घटाते हैं तो आपको 65 मिलता है, जो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है 21 नंबर में। 21 भी आपके सामने चित्र का है, इसको भी बताने का प्रयास करें। दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटती है। देखिए इसमें विभाजन वाला जो आपकी रचना है, उस रचना सूत्र है, रचना के सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दम तरीका आपको बताते हैं। देखिए इधर आपके सामने ये जो आपके सामने लाइन है, इसमें देखिए कट पॉइंट कितने हैं, 1 2 3, तो मतलब ये आपको 3 लिख लेना ऊपर। नीचे देखिए 1 2 3, यहां भी आपको 3 लिख लेना इस प्रकार से। 3 से 3 कटा 1, मतलब ये आपका जो बांटा हुआ है, ये बराबर भागों में समद्विभाजित किया है। मतलब यहां पर आपके सामने जो राइट आंसर होगा वो कोई सही नहीं होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बराबर बटा हुआ है, 1:1 में बटा हुआ है, ये आपके सामने जो फिगर है। चलिए इस तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, और अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 22 नंबर में। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई वृत्त है, कितनी स्पर्श रेखा, तो ऐसे ऐसे स्पर्श रेखाओं की संख्या बहुत सारी खींची जा सकती हैं, मतलब अनगिनत, अनेक, जो भी हो जाए वो सही हो गया। अनगिनत दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आ गया है प्यारों 23 नंबर में, आपका जवाब देना है। चलिए जवाब देते हैं सभी लोग। अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। अब देखिए चित्र को समझते हैं। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों को, अब 23 को समझेंगे तब जाके इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे। अंतः स्पर्श करने वाली, तो अंतः स्पर्श करने वाले, अगर मान लीजिए इस तरीके का एक वृत्त है और इसी के अंदर अंदर स्पर्श करने वाला कोई एक ऐसा वृत्त है, अब इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देख सकते हैं। तो इस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ऐसे केवल एक। इसके अलावा अगर दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक वृत्त पर होगा, दूसरे पर छेदक रेखा हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, बच्चा लोग इसका जवाब देंगे 24 नंबर में। दी हुई आकृति में कोण एबीसी का मान बताना है। चलिए देखिए एबीसी कहां है, एबीसी देखिए आपको ये नीचे वाला भाग में दिखता होगा। तो ये जो आपके सामने नीचे है, ये एंगल कितना होगा आपको ये प्रश्न में बताना है। अब देख लीजिए इसमें पूरा देखिए, अगर पूरा देखते हैं तो ये एबीसी, ये जो आपके सामने एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की अगर बात माने तो चक्रीय चतुर्भुज के अनुसार ये जो आपके सामने एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और इस एंगल को जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24 का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग एक दिमाग लगा के चलिए ट्राई करते हैं, और कॉपी किताब अगर नहीं है तो कलम और कॉपी जरूर प्रयोग करके बैठेंगे ताकि आप क्वेश्चनों का जवाब दे सकें। यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। अब देखिए दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हो, मतलब एक वृत्त आपके सामने ऐसा है तो दूसरा वृत्त सपोज दैट मान लीजिए ऐसा है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट रहे हैं, तो इस पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है ये बताना है। तो देखिए एक स्पर्श रेखा लगभग ऐसे, एक स्पर्श रेखा लगभग आपके सामने ऐसे, एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से हो सकता है,
कह सकते हैं। और एक स्पर्श रेखा आपके सामने इस प्रकार भी हो सकता है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या टोटल काउंट कीजिए, तो यहां पर स्पर्श रेखाएं मिल गए 4, मतलब मेरे क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 26 क्वेश्चन आ गया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के धुरंधर है हम सभी लोग। त्रिकोणमिति तो हमारा जितना भी बच्चा लोग है सब लोग उड़ा देता है हवा में दम। देखिए अगला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, दोनों में से 9 कॉमन कीजिए। 9 जैसे ही कॉमन करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो एक असमीका है जिसका वैल्यू 1 होता है, क्रॉस कीजिए 9 आएगा, अर्थात इसका राइट आंसर मिला हमें ऑप्शन नंबर बी। 27 देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह भी असमीका आप जानते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा का, चूंकि इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। पहले बोल चुके थे सभी लोग समझदार हैं मेरे क्लास में इस त्रिकोणमिति में। 28 देखते हैं। 28 प्रश्न, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा। अब देखिए कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए का मतलब यहां पर ए का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलता क्या है 90 माइनस बी। अब सोच लीजिए कि कॉस 90 माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन बी, और साइन बी आपको मिल रहा है किस ऑप्शन में, मिल रहा है सी ऑप्शन में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 29 देखते हैं। 29 स्क्रीन पर है आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्यारे सारे लोग प्रयास करेंगे, हम जानते हैं इसका गर्दा उड़ा देंगे, और सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए पता लगाते हैं। देखिए साइन 9 और कॉस 81। अब देखिए एक 9 और डिग्री और 81 डिग्री, ये तो मान हम जानते नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि दोनों का योग कहीं 90 तो नहीं हो रहा है। अगर 90 है इसका मतलब दोनों कोण जो होंगे पूरक होंगे, जब पूरक होंगे बटा में होंगे तो उसका मान 1 होगा। डगमगाए नहीं, हिले नहीं, घबराए नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, बताना इसमें है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए इसका सर्व समीका याद कीजिए, तो सर्व समीका आप पढ़ चुके हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका मान होता है आपके सामने 1। अब इस असमीका से सेक स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, मतलब टेन स्क्वायर को आरएचएस में भेजिए, 1 को एलएचएस में भेजिए, तो ये हो जाता है। मतलब यहां से आपको क्या पता चला कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू टेन स्क्वायर ए होगा, और इस प्रश्न का आंसर हमें मिला कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न आ गया है 31 नंबर में। इसका तो जवाब सभी प्यारों दे देंगे, इसका जवाब के लिए हमें किसी से कोई कहना नहीं, सब लोग देंगे अपना जवाब। tan 45 का मान जल्दी कमेंट कीजिए कितना आंसर होगा। tan 45 का मान बिल्कुल कुछ लोग जवाब दे पाए, बहुत अच्छा 1 होगा, और यह दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन में तो कहीं कुछ मिला ही नहीं हमें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 32 नंबर। आपको बताना है cos 15 डिग्री का मान क्या होता है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, और कभी कभी क्वेश्चन आपको बूस्टर इस क्लास में ऐसे मिल जाते हैं। याद रहे काउंट करते रहेंगे आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। लास्ट में जरूर कमेंट में बताइएगा आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए थे। cos 15, तो देखिए cos 15 का मान हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। ये चूंकि कुछ सीनियर प्रॉपर्टी से निकलता है, cos a माइनस बी के प्रॉपर्टी से इसे निकाला जाता है, तो हम आपको डायरेक्टली इसका बता देते हैं। cos 15 का मान कितना होगा आप याद रख सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। cos 15 का मान हो जाता है b में दिया हुआ है √3 + 1/2√2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो है 33 नंबर में। इसका जवाब ढूंढेंगे। tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान कितना होता है। अब सोचिए tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, इतना जो सोच लेगा इसका जवाब मिल जाएगा। तो tan में 45 डिग्री का जो मान होता है, 45 डिग्री का मान जो होता है, ये सब लोग जानते हैं होता कितना है 1। तो 45 आंसर हुआ, दिमाग मत लगाइए इधर उधर, एकदम सटीक जवाब आप दीजिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
चलिए 34 आ गया स्क्रीन पर। 34 का जवाब ढूंढेंगे प्यारों, सारे प्यारों, सारे गर्दा उड़ा देंगे आज। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। चलिए इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं हम आपको। एक झंडे के लट्ठे के पाद, मतलब झंडा इस तरीके से है और उसका कोई लाठी उस पर है, तो उसका जमीन पर इस तरीके से ये वाला पाद है। अब यहां से 50 मीटर दूरी पर, चलिए यहां से हम 50 मीटर दूरी पर चले जाते हैं। ये 50 मीटर दूरी पर है, कोई बिंदु कौन सा है, वो ए है। अब आगे क्या बोला कि कोण PAB 60 डिग्री, मतलब अगर मान लीजिए कि हम यहां पर नाम दे देते हैं PAB और यहां पर हम नाम दे दिए B, और ये जो आपके सामने है ये हो गया 60 डिग्री। तो अब इसमें बताना क्या है आपको, तो बताना है कि झंडे की ऊंचाई बताइए, मतलब झंडा जो है ये वाला, ये हाइट आपको बताना है झंडे का ऊंचाई। अब देखिए ये तो आपके सामने 60 दे दिया, 60 डिग्री, तो ये लंब है और ये आपके सामने आधार का भाग है। तो लंब और आधार से निष्पत्ति कौन सी ली जाती है, वो ली जाती है आपके सामने tan। तो आप ले लेंगे tan, थीटा के जगह पर आपको मिल जाता है यहां पर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है PB जो झंडे के ऊंचाई को दर्शाता है, और आधार हो जाएगा PA जो हमें 50 को डिनोट करता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। tan 60 का मान होता है, सब लोग जानते हैं, √3, और ये आपके सामने PB और नीचे आपको मिल चुका है 50। अगर यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PB का मान आ जाएगा 50 √3, और ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 35 देख लेते हैं। 35 आ गया है क्वेश्चन उसी प्रकार का आपके सामने। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचा मतलब एक खंबा है कोई, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 6 मीटर है। उसकी छाया पृथ्वी पर ऐसे मान लीजिए छाया बना, और ये छाया 2√3 है, 2√3 है ये मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है इसमें। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहां का कोण बता देना है। अब इस कोण को कैसे आप ज्ञात करेंगे ये हम चलिए समझा देते हैं आपको, काफी आसान काम है। इसके लिए भी आप tan यूज कर लेंगे, तो tan थीटा बराबर आपके सामने यहां फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में आधार। लंब कितना है, लंब हमारे पास है 6 और आधार कितना है, ये है 2√3। अब क्या करते हैं, 2 से आप कटा लेते हैं 6 को 3 बार में, और √3 से 3 को कटाते हैं तो ये कट जाता है √3 बार में। अब सोच लीजिए tan में कितने का मान √3 होता है, तो tan में 60 का मान जो होता है √3 होता है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 36 नंबर में। इसका दम डोज के द्वारा दम जवाब देंगे, दम मजे से। बिंदु 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 का मान ले लीजिए, तो यहां पर 2 है और यहां -2 है, तो 2 में से -2 अगर घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। उसी तरीके से 3 है और यहां पर आपके पास 3 ही है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब ये दोनों जोड़ लेते हैं तो होता है 16, 16 का वर्गमूल बच्चा लोग 4 होता है, और 4 मिल जाता है किस ऑप्शन में आपको, ऑप्शन नंबर बी में। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए पहले ही बता चुके, सारे क्वेश्चन का हम डिटेल्स में और अच्छे से आपको आंसर बताएंगे इस सेशन में। कोई गड़बड़ाए नहीं, कोई अकबकाए नहीं, थोड़ा कमर कस ले, और मैथ सीखना है तो इसी तरीके से बने रहें, अकबकाने से मैथ नहीं आता है। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब मूल बिंदु से दूरी पूछा, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र √x² प्लस y²। अब x और y क्या होता है, तो x y होता है ये जो बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर जो है आपके सामने करेंगे तो 9 होगा, और 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब यही दे दिया ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। 38 आपके सामने। बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 हैं, तो मूल बिंदु से P की दूरी, फिर से वही सवाल पूछा आपसे मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से फटाफट निकाल लीजिए √x² प्लस y²।
x हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हुआ, दोनों ऐड किए, ऐड करने पर हो जाए 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5, वर्गमूल हो जाता है 5 और ये मिला आपको ऑप्शन सी में 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 39 के पास आ गए हैं बच्चा लोग, 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिंदु 5 4 और -1 -2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 और x2 जोड़ लीजिए तो 5 में -1 जोड़ना है 4 होगा। अब इसको 2 से भाग लगाइए क्योंकि बाई 2 होता है। y1 + y2, y1 y2 मेरे पास है 4 और -2, तो 4 में -2 अगर जोड़ते हैं तो यहां से मिल जाता है आपको 2 और इसमें भी 2 से भाग लगाइए। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 बार में कटा और यहां 1 बार में कटा, अर्थात इसका आंसर आपको 2 1 मिल जाएगा। जो मिला है आपको ऑप्शन ए में 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 40 नंबर प्यारे सभी जवाब देंगे इसका। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, यदि बिंदु ए उस वृत्त पर स्थित हो जिसका केंद्रक सी हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब चलिए इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से एक वृत्त है। अब वृत्त पर ए जो है, जो वृत्त पर स्थित है, सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर ए है, इस वाले पॉइंट पर ए है यहां पर। अब यहां पर अगर ए है तो आपको केंद्रक सी हो, सी मान लीजिए इसका जो है एक केंद्र है और सी का निर्देशांक आपको दिया है 3 2, ए का निर्देशांक दिया है 2 -2 14। तो आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या मतलब ये वाला, अर्थात ये त्रिज्या बताने का मतलब क्या, ए से सी के बीच की दूरी। तो ए सी निकाल दीजिए ना, ये जो मान दिया गया है, अब मान निकालना काफी आसान। ए और सी के बीच की दूरी x1 + x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये तो पढ़े हम लोग। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर अगर हमारे पास है तो यहां से अगर इसके बीच की दूरी निकालते हैं तो दूरी निकालने पर जो आपके सामने आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 इकाई। 41 के प्यास आ गए हैं बच्चा, 41 का जवाब देंगे। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है। याद रखें, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि, इनमें हमेशा अनुपात समान होता है। अगर xy है तो सब में xy होगा। क्षेत्रफल, अगर एरिया के बारे में पूछ दिया गया तो एरिया में a स्क्वायर में हो जाता है, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। अब आपसे परिधि का अनुपात दिया गया 2:3, तो त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछा गया है, त्रिज्या का परिधि वाला ही होगा, अर्थात 2:3, जो मिलेगा ऑप्शन ऑफ बी में। क्षेत्रफल पूछता स्क्वायर करते, व्यास पूछता सेम वही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर। 42 स्क्रीन पर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या होगी। ये तो हम कहेंगे आप क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप हम आपको बता देते हैं, ये होता है πr + 2r। अब इसका कैलकुलेशन करके बताइए कि इसमें त्रिज्या का मान कितना होगा। इसका मान आपके सामने इस तरीके से दिया हुआ है जो है 36। तो त्रिज्या बताइए, त्रिज्या हम कमेंट में वेट करेंगे आपके कमेंट का। चलिए आते हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 आपके सामने आ गया है, इसका जवाब जानेंगे कैसा होता है, क्या होता है। यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए, परिधि को दुगना करेंगे तो त्रिज्या भी दुगना होगा, व्यास भी दुगना होगा, क्योंकि व्यास परिधि और त्रिज्या में समान गुना बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल जस्ट उसका स्क्वायर का गुना हो जाता है। तो परिधि दुगना है तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 गुना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अभी बताए थे इसके पहले। 44 आ गया है स्क्रीन पर बच्चा लोग, इसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे और ढूंढने का प्रयास करेंगे। समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा। मतलब उसकी ऊंचाई और त्रिज्या समान आधार है, इसका मतलब त्रिज्या बराबर है, आधार दोनों का बराबर होने के कारण। तो कितना होगा आयतन का अनुपात। चलिए बेलन का आयतन का सूत्र आप याद कीजिए, πr²h। और क्या, लंबवृत्तीय शंकु, तो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र याद कीजिए, ये हो जाता है 1/3 πr² h। अब ये πr² h, πr² पूरा कट गया।
अब 1/3 जो बचा इसको ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा 3/1 अर्थात 3:1 और ये मिला आपको किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में अर्थात 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 45 आ गया है बच्चा लोग, 45। और पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में आसान होते हैं, इजी होते हैं। समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समबेलन मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। 45 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 46 आ गया, 46 देखते हैं। 46 में क्या पूछा है, दिमाग लगाते हैं। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। मान लीजिए कि सीक्वेंस में या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप अंकों को सजा लिए हैं, तो जो बीच वाला अंक होता है ये वाला अंक, ये क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। मतलब यहां मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आंकड़ों के मध्य के अंक को माध्यिका कहते हैं और उसके औसत को माध्य कहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बार जो आता है, सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी होती है उसे बहुलक बोला जाता है। चलिए 47 स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढेंगे बच्चा लोग। चलिए सारे लोग इसको बताने का प्रयास करें। a-b, a और a+b का माध्य है। अब चलिए माध्य निकालना है। तो देखिए अब ये आप देखेंगे तो ये आपको सीक्वेंस में दिखाई देता होगा। तो जब ऐसे प्रश्न आपके पास सीक्वेंस में है तो मध्य वाला अंक जो होता है वही उसका माध्य होता है। लेकिन चलिए हम आपको कंफर्म कैलकुलेट करके बताएंगे। माध्य निकालने का तरीका, आंकड़ों का सबको जोड़ के जितने हैं उतने से भाग लगाइए। तो पहला अंक है a-b, उसमें जोड़िए इस दूसरे वाले को a, उसके में जोड़िए तीसरे वाले को a+b और 3 पद हैं तो इसमें आप 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहां से b से b कैंसिल होगा। अब a को 3 बार जोड़ेंगे तो ये आपके पास 3a हुआ और उसके बटा में 3 है, कैंसिल होकर क्या बचा a। किसी तरीके से बनाइए, आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात a। 48 आ गया स्क्रीन पर, जवाब इसका देंगे। आपको बताना है कि इन अंकों का माध्यक क्या है। तो माध्यक निकालने के लिए करना क्या होता है, उसे पहले सीक्वेंस में सजाना होता है, चाहे वो आरोही क्रम में सजाएं या फिर अवरोही क्रम में सजाएं। चलिए आपको इसको बढ़ते क्रम में सजा के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 2 हम लिख लेते हैं, इसके बाद 3 है, देखिए 3 1 है, उसके बाद 4 आप देख सकते हैं 2 है, तो 4 को 2 बार इस प्रकार से आपको लिखना है। 5 देख लीजिए 1 2 बार 5 भी है, 5 को 2 बार लिख लेते हैं। इसके बाद देख लीजिए 6 है, 6 हमारे पास 1 है, 6 लिख लीजिए। उसके बाद 7 है, 7 देखिए 2 बार है तो 7 को लिख लिए, 7 को लिख लिए। 8 लिख लेते हैं, 8 भी 2 प्रकार का मतलब 2 बार है तो 8 को 2 बार लिख लिए। अब काउंट कर लीजिए, सही कहीं छूटा तो नहीं। तो 3 3 6 3 9 2 11 देख लीजिए, 3 3 6 3 9 2 11 सही किए हैं। अब मध्य का चुनिए। तो इधर से क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं 5 काट देते हैं, इधर से हम 5 काट देते हैं, बचा कौन 5। अब ये 5 किस ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ये मिला आपको बी ऑप्शन में, मतलब इसका माध्यिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए 49 स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढेंगे। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 बार अगर चौका मारती है 30 बॉल में तो कितना बार नहीं मारती है, तो नहीं मारती है 24 बार। ये तो परफेक्ट सभी को पता चल जाएगा। और कितनी गेंदें कुल खेलती हैं वो बटा में लिखिए और इसको कैलकुलेशन कीजिए, यही आपको प्रायिकता का डिनोट करेगा। तो ये होता है 6 चौके 24, 6 पचे 30, मिला हमें 4/5, जो मिला हमें ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ेंगे 49 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन काफी ज्यादा आनंदफुल और मजा आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और अंतिम क्वेश्चन मेरा होता है होमवर्क में। आप इसे कैलकुलेट करके जवाब कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।